रात के अंधेरे में दिल्ली के एक भीड़ भाड़ वाले रेलवे स्टेशन पर एक औरत अपने 7 साल के बेटे का हाथ कसकर पकड़े बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर अटूट संकल्प था। सावित्री जानती थी कि आज के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। उसने अपने बेटे आरव से कहा था, बेटा, आज के बाद हम कभी हार नहीं मानेंगे। लेकिन वो नहीं जानती थी कि आने वाले महीनों में उसे किन किन खतरों का सामना करना पड़ेगा। उसे नहीं पता था कि उसकी यह लड़ाई पूरे देश में एक आंदोलन बन जाएगी। वो सिर्फ एक गरीब विधवा थी, लेकिन उसके अंदर था एक मां का गुस्सा। संक्षिप्त अभिवादन। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी सच्चाई और न्याय की कहानियों से प्रेरणा लेते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम रोजाना ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां लेकर आते हैं। सावित्री का जीवन कभी आसान नहीं रहा था। दिल्ली के एक छोटे से मोहल्ले में एक कमरे के छोटे से मकान में रहती थी वो। दिन रात सिलाई का काम करती ताकि अपने बेटे आरव का पेट भर सके। 6 महीने पहले तक उसका पति राजेश था, जो दिल्ली में एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी में मजदूरी करता था। राजेश एक ईमानदार आदमी था। हर सुबह 4 बजे उठकर काम पर जाता था। शाम को घर आकर अपने बेटे के साथ खेलता था। सावित्री से कहता था, सावित्री, एक दिन मैं आरव को अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाऊंगा। वो पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा। लेकिन उस काली रात में सब कुछ बदल गया। राजेश बिल्डिंग साइट से घर वापस नहीं लौटा। रात के 2 बजे पुलिस का फोन आया, मैडम, आपके पति का एक्सीडेंट हो गया है, अस्पताल आइए। सावित्री का दिल जोर से धड़कने लगा। आरव को सोते हुए छोड़कर वो तेजी से अस्पताल भागी, लेकिन देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने कहा, माफ करिए, हमने बहुत कोशिश की, लेकिन राजेश चला गया था, हमेशा के लिए। सावित्री का संसार उजड़ गया था। राजेश के मरने के बाद कंपनी वालों ने सावित्री से कहा था कि उन्हें मुआवजा मिलेगा। मैडम, आप फिक्र न करें, आपको पूरा कंपेंसेशन मिलेगा। बस कुछ फॉर्मेलिटी है। लेकिन महीनों बीत गए, कुछ नहीं हुआ। सावित्री रोज कंपनी के दफ्तर जाती। हर बार उसे कुछ नया बहाना सुनने को मिलता। कभी कहते फाइल प्रोसेसिंग में है, कभी कहते अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। एक दिन कंपनी के मैनेजर ने उसे किनारे बुलाकर कहा, देखिए मैडम, मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूं, लेकिन आपको समझना चाहिए कि फाइल में कुछ गड़बड़ है। अगर आप कुछ पैसा दे तो मैं आपका काम जल्दी कर सकता हूं। सावित्री की आंखें भर आई। साहब, मेरे पास पैसा होता तो मैं यहां आकर गिड़गिड़ाती क्या? तो फिर आपका काम मुश्किल है मैडम। मैनेजर ने कंधे उचकाए। रात को सावित्री अपने बेटे को देखती। आरव का स्कूल फीस का नोटिस आ गया था। घर का किराया भी बकाया था। वो सिलाई का काम बढ़ाती गई। कभी कभी रात भर जागकर कपड़े सिलती रहती। आरव समझदार बच्चा था। वो देखता था कि मां कितनी मेहनत कर रही है। वो कभी कुछ मांगता नहीं था। स्कूल से आकर मां के पास बैठ जाता। मम्मी, आज स्कूल में टीचर ने पूछा कि पापा कहां गए हैं। सावित्री का गला भर आता। बेटा, पापा भगवान के पास गए हैं, वो हमें ऊपर से देख रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको सावित्री की ये संघर्ष की कहानी पसंद आ रही है तो कृपया बेल आइकन दबाना न भूलें। आगे की कहानी और भी रोमांचक है। महीनों की भागदौड़ के बाद सावित्री को पता चला कि राजेश की मौत सिर्फ एक्सीडेंट नहीं थी। कंस्ट्रक्शन साइट पर सेफ्टी के नाम पर कुछ नहीं था। मजदूरों को बिना हेलमेट, बिना सेफ्टी बेल्ट के काम करवाया जाता था। राजेश 7वीं मंजिल से गिरा था क्योंकि कंपनी ने सेफ्टी नेट्स नहीं लगाए थे। जब सावित्री ने यह बात कंपनी से पूछी तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। आपके पति ने खुद की लापरवाही से एक्सीडेंट किया है, कंपनी की कोई गलती नहीं है। अब सावित्री को गुस्सा आने लगा। वो समझ गई थी कि यहां सिर्फ रिश्वत की भाषा चलती है, लेकिन उसके पास रिश्वत देने के लिए पैसा नहीं था। एक दिन
उसने सरकारी दफ्तर जाने का फैसला किया। लेबर डिपार्टमेंट के ऑफिस में वो अपनी पूरी कहानी लेकर पहुंची, लेकिन वहां भी वही हाल था। मैडम, आपकी फाइल तो यहां है, लेकिन बिना ऊपर से आर्डर के कुछ नहीं हो सकता, क्लर्क ने हंसते हुए कहा। तो ऊपर से आर्डर कैसे आएगा? वो आप समझ जाइए। क्लर्क ने अपनी जेब की तरफ इशारा किया। सावित्री को लगा जैसे पूरी सिस्टम उसके खिलाफ हो। हर दरवाजा पैसे मांग रहा था, हर आदमी रिश्वत चाहता था। उस रात घर आकर सावित्री रोई, लेकिन आरव ने उसके आंसू पोंछे। मम्मी, पापा कहते थे ना कि हम कभी हार नहीं मानते। बस उसी पल सावित्री के अंदर कुछ बदल गया। वो उठी, अपने आंसू पोंछे और बोली, हाँ बेटा, अब हम लड़ेंगे, जो भी हो हम लड़ेंगे। अगली सुबह सावित्री ने शहर के एक छोटे वकील के दफ्तर का पता लगाया। राघव नाम का एक युवा वकील था जो गरीबों के केसेस लेता था। उसका ऑफिस छोटा था, लेकिन उसमें कानून की किताबों का अंबार लगा हुआ था। सावित्री जब अपनी पूरी कहानी सुनाई, राघव चुपचाप सुनता रहा। अंत में वो बोला, सावित्री जी, आपका केस बिल्कुल सही है और मैं आपकी पूरी मदद करूंगा, लेकिन साहब, मेरे पास पैसा नहीं है फीस के लिए। राघव मुस्कुराया। मैं इसलिए वकील बना हूं कि आप जैसे लोगों की मदद कर सकूं। आप पैसे की फिक्र न करें। राघव ने केस की जांच शुरू की। उसने कंस्ट्रक्शन साइट पर जाकर अन्य मजदूरों से बात की। सबकी एक ही कहानी थी। कंपनी सेफ्टी के नाम पर कुछ नहीं करती थी। राजेश जैसे कई मजदूरों की मौत हो चुकी थी। जैसे ही राघव ने अदालत में केस फाइल किया, अजीब चीजें होने लगी। एक दिन सावित्री के घर का ताला तोड़ा हुआ मिला। कुछ चोरी नहीं हुई थी, लेकिन घर अस्त व्यस्त था। टेबल पर एक कागज पड़ा था, छोड़ दो वरना आरव। सावित्री का खून सूख गया। उसने आरव को कसकर गले लगाया। बेटे ने पूछा, मम्मी, ये कागज क्यों डरावना लग रहा है? कुछ नहीं बेटा, सावित्री ने हिम्मत दिखाई, लेकिन अंदर ही अंदर वो डर रही थी। राघव को जब ये पता चला, वो गुस्से में आ गया। सावित्री जी, ये लोग आपको डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं डरेंगे। फिर रहस्यमय फोन कॉल्स आने लगी। रात को अजीब आवाजें सुनाई देती थी। एक दिन आरव स्कूल से घर आते समय रास्ते में गिर गया। उसे चोट तो नहीं लगी, लेकिन कुछ लोगों ने उसे धक्का दिया था। सावित्री की हिम्मत टूटने लगी। वो राघव से बोली, साहब, शायद हमें ये केस छोड़ देना चाहिए। मैं अपने बेटे को खतरे में नहीं डाल सकती। लेकिन राघव का जवाब अलग था। सावित्री जी, अगर आप डर गई तो ये लोग और भी लोगों को डराएंगे। आप सिर्फ राजेश जी के लिए नहीं, बल्कि सभी मजदूरों के लिए लड़ रही हैं। उसी रात राघव के दफ्तर में चोरी हुई। सारे डॉक्यूमेंट्स गायब हो गए। केस की सारी फाइलें चुरा ली गई। सावित्री को लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन राघव ने कहा, अभी हार मानने का वक्त नहीं है। हमारे पास एक और रास्ता है। कौन सा रास्ता? मीडिया। राघव ने शहर के एक छोटे न्यूज चैनल से संपर्क किया। वो चैनल गरीबों की आवाज उठाता था। जब रिपोर्टर ने सावित्री की कहानी सुनी, वो हैरान रह गया। ये तो बहुत ही दुखद कहानी है, हम इसे जरूर दिखाएंगे। अगली शाम न्यूज चैनल में सावित्री की कहानी आई। एक विधवा मां का संघर्ष, भ्रष्टाचार के खिलाफ अकेली लड़ाई। न्यूज देखकर सावित्री खुद हैरान रह गई। उसकी कहानी टीवी पर आ रही थी, लेकिन असली हैरानी तब हुई जब उसके फोन पर कॉल्स आने लगी। पहला कॉल आया प्रिया नाम की एक औरत का। बहन जी, मैंने आपकी कहानी देखी। मेरे पति की भी कंस्ट्रक्शन में मौत हुई है। क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? दूसरा कॉल आया रामू नाम के एक मजदूर का। मैडम जी, हमारे यहां भी वही हालत है। कंपनी वाले कोई सेफ्टी नहीं देते। तीसरा, चौथा, कॉल्स आते ही रहे। सावित्री को एहसास हुआ कि वो अकेली नहीं है।
ऐसे हजारों परिवार हैं जो भ्रष्टाचार के शिकार हैं। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर सावित्री ट्रेंड करने लगा। लोग उसकी हिम्मत की तारीफ कर रहे थे। छात्रों ने उसकी सपोर्ट में कैंडल मार्च निकाला। इस सब को देखकर कंपनी और सरकारी अधिकारी परेशान हो गए। अब मामला सिर्फ एक गरीब औरत का नहीं रहा था, यह पब्लिक इश्यू बन गया था। एक दिन कंपनी के मालिक का फोन आया, मैडम, हम आपको 50 लाख रुपए देने को तैयार है, बस आप ये केस वापस ले लीजिए। सावित्री ने जवाब दिया, यह सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये न्याय की बात है। तब एक और ट्विस्ट आया। कंपनी के एक पुराने इंजीनियर ने राघव से संपर्क किया। वो रिटायर होने वाला था और उसके पास कंपनी के सभी सेफ्टी रिकॉर्ड्स थे। मैं 20 साल से ये देख रहा हूं, कंपनी सेफ्टी पर कभी पैसा नहीं खर्च करती। सभी डॉक्यूमेंट्स फेक हैं। इंजीनियर ने सारे प्रूफ दे दिए। अब राघव के पास मजबूत सबूत थे। कोर्ट में अगली सुनवाई में जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स पेश हुए, कंपनी के वकील का चेहरा उतर गया। जज ने कंपनी से सख्त सवाल पूछे, आप लोगों ने मजदूरों की सुरक्षा की जिम्मेदारी क्यों नहीं ली? कंपनी का वकील कुछ जवाब नहीं दे सका। फाइनल सुनवाई के दिन कोर्ट रूम भरा हुआ था। मीडिया, सामाजिक कार्यकर्ता और आम लोग सब वहां थे। जज साहब ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट का यह फैसला है कि कंपनी की पूरी लापरवाही साबित हुई है। कंपनी को सावित्री को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देना होगा। साथ ही कंपनी पर 50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जाता है। पूरा कोर्ट रूम तालियों से गूंज उठा। लेकिन सावित्री के लिए यह सिर्फ शुरुआत थी। उसने मुआवजे के पैसों से एक एनजीओ बनाया, राजेश सेवा संस्था। इस संस्था का काम था भ्रष्टाचार के शिकार परिवारों की मदद करना। महीनों बाद सावित्री ने शहर के बाहर एक छोटा स्कूल भी खोला। यह स्कूल था कंस्ट्रक्शन मजदूरों के बच्चों के लिए, जहां वो मुफ्त में पढ़ाई कर सकते थे। स्कूल के उद्घाटन के दिन सावित्री ने आसमान की तरफ देखकर कहा, राजेश, ये सब तुम्हारे लिए है। अब कोई भी मजदूर का बच्चा अनपढ़ नहीं रहेगा। आरव अब बड़ा हो गया था। वो स्कूल में अव्वल आता था। एक दिन उसने मां से कहा, मम्मी, बड़े होकर मैं भी वकील बनूंगा, गरीब लोगों की मदद करूंगा। सावित्री की आंखें खुशी से भर आई। आज सावित्री एक प्रेरणा है। उसकी कहानी स्कूलों में पढ़ाई जाती है। सरकार ने उसे राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा है। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार यह है कि अब सैकड़ों परिवारों को न्याय मिल रहा है। कभी कभी रात को जब आरव सो जाता है, सावित्री अपनी डायरी में लिखती है, राजेश, आज भी एक परिवार को न्याय मिला। तुम्हारी कुर्बानी व्यर्थ नहीं गई। मैं तब तक लड़ती रहूंगी जब तक हर गरीब को इंसाफ न मिले। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और न्याय की लड़ाई में अकेला व्यक्ति भी पूरे सिस्टम को हिला सकता है। सावित्री जैसी एक गरीब औरत ने साबित कर दिया कि हिम्मत और सच्चाई के आगे कोई भी ताकत नहीं टिक सकती। आज भी हमारे समाज में भ्रष्टाचार है, अन्याय है, लेकिन अगर हम सब मिलकर सावित्री की तरह लड़े तो हम एक बेहतर समाज बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको सावित्री की ये संघर्ष की कहानी प्रेरणादायक लगी है तो कृपया लाइक करना और शेयर करना न भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी नई कहानियों की अपडेट मिलती रहे। कमेंट में बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी और आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में कैसे योगदान दे सकते हैं। याद रखिए, बदलाव आपसे ही शुरू होता है। आपका एक छोटा सा कदम किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। धन्यवाद और नमस्कार। लगाया। राजेश बिल्डिंग साइट से घर वापस नहीं लौटा। रात के 2 बजे पुलिस का फोन आया, मैडम, आपके पति का एक्सीडेंट हो गया है, अस्पताल आइए। सावित्री का दिल जोर से धड़कने लगा। आरव को सोते हुए छोड़कर वो तेजी से अस्पताल भागी, लेकिन देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने कहा, माफ करिए, हमने बहुत कोशिश की, लेकिन राजेश चला गया था, हमेशा के लिए। सावित्री का संसार उजड़ गया था। राजेश के मरने के बाद
कंपनी वालों ने सावित्री से कहा था कि उन्हें मुआवजा मिलेगा। मैडम, आप फिक्र न करें, आपको पूरा कंपेंसेशन मिलेगा। बस कुछ फॉर्मेलिटी है। लेकिन महीनों बीत गए, कुछ नहीं हुआ। सावित्री रोज कंपनी के दफ्तर जाती। हर बार उसे कुछ नया बहाना सुनने को मिलता। कभी कहते फाइल प्रोसेसिंग में है, कभी कहते अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। एक दिन कंपनी के मैनेजर ने उसे किनारे बुलाकर कहा, देखिए मैडम, मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूं, लेकिन आपको समझना चाहिए कि फाइल में कुछ गड़बड़ है। अगर आप कुछ पैसा दें तो मैं आपका काम जल्दी हो सकता है। सावित्री की आंखें भर आई। साहब, मेरे पास पैसा होता तो मैं यहां आकर गिड़गिड़ाती क्या? तो फिर आपका काम मुश्किल है मैडम। मैनेजर ने कंधे उचकाए। रात को सावित्री अपने बेटे को देखती। आरव का स्कूल फीस का नोटिस आ गया था। घर का किराया भी बकाया था। वो सिलाई का काम बढ़ाती गई। कभी कभी रात भर जागकर कपड़े सिलती रहती। आरव समझदार बच्चा था। वो देखता था कि मां कितनी मेहनत कर रही है। वो कभी कुछ मांगता नहीं था। स्कूल से आकर मां के पास बैठ जाता। मम्मी, आज स्कूल में टीचर ने कहा कि पापा कहां गए हैं। सावित्री का गला भर आता। बेटा, पापा भगवान के पास गए हैं, वो हमें ऊपर से देख रहे हैं। चैनल सब्सक्रिप्शन रिमाइंडर मध्य में। दोस्तों, अगर आपको सावित्री की ये संघर्ष की कहानी पसंद आ रही है तो कृपया बेल आइकन दबाना न भूलें। आगे की कहानी और भी रोमांचक है। महीनों की भागदौड़ के बाद सावित्री को पता चला कि राजेश की मौत सिर्फ एक्सीडेंट नहीं थी। कंस्ट्रक्शन साइट पर सेफ्टी के नाम पर कुछ नहीं था। मजदूरों को बिना हेलमेट, बिना सेफ्टी बेल्ट के काम करवाया जाता था। राजेश 7वीं मंजिल से गिरा था क्योंकि कंपनी ने सेफ्टी नेट्स नहीं लगाए थे। जब सावित्री ने यह बात कंपनी से पूछी तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। आपके पति ने खुद की लापरवाही से एक्सीडेंट किया है, कंपनी की कोई गलती नहीं है। अब सावित्री को गुस्सा आने लगा। वो समझ गई थी कि यहां सिर्फ रिश्वत की भाषा चलती है, लेकिन उसके पास रिश्वत देने के लिए पैसा नहीं था। एक दिन उसने सरकारी दफ्तर जाने का फैसला किया। लेबर डिपार्टमेंट के ऑफिस में वो अपनी पूरी कहानी लेकर पहुंची, लेकिन वहां भी वही हाल था। मैडम, आपकी फाइल तो यहां है, लेकिन बिना ऊपर से आर्डर के कुछ नहीं हो सकता। क्लर्क ने हंसते हुए कहा, तो ऊपर से आर्डर कैसे आएगा? वो आप समझ जाइए। क्लर्क ने अपनी जेब की तरफ इशारा किया। सावित्री को लगा जैसे पूरी सिस्टम उसके खिलाफ हो। हर दरवाजा पैसे मांग रहा था। हर आदमी रिश्वत चाहता था। उस रात घर आकर सावित्री रोई, लेकिन आरव ने उसके आंसू पोंछे। मम्मी, पापा कहते थे ना कि हम कभी हार नहीं मानते। बस उसी पल सावित्री के अंदर कुछ बदल गया। वो उठी, अपने आंसू पोंछे और बोली, हाँ बेटा, अब हम लड़ेंगे, जो भी हो हम लड़ेंगे। अगली सुबह सावित्री ने शहर के एक छोटे वकील के दफ्तर का पता लगाया। राघव नाम का एक युवा वकील था जो गरीबों के केसेस लेता था। उसका ऑफिस छोटा था, लेकिन उसमें कानून की किताबों का अंबार लगा हुआ था। सावित्री जब अपनी पूरी कहानी सुनाई, राघव चुपचाप सुनता रहा। अंत में वो बोला, सावित्री जी, आपका केस बिल्कुल सही है और मैं आपकी बिल्कुल मदद करूंगा, लेकिन साहब, मेरे पास पैसा नहीं है फीस के लिए। राघव मुस्कुराया। मैं इसलिए वकील बना हूं कि आप जैसे लोगों की मदद कर सकूं। आप पैसे की फिक्र न करें। राघव ने केस की जांच शुरू की। उसने कंस्ट्रक्शन साइट पर जाकर अन्य मजदूरों से बात की। सबकी एक ही कहानी थी। कंपनी सेफ्टी के नाम पर कुछ नहीं करती थी। राजेश जैसे कई मजदूरों की मौत हो चुकी थी। जैसे ही राघव ने अदालत में केस फाइल किया, अजीब चीजें होने लगी। एक दिन सावित्री के घर का ताला तोड़ा हुआ मिला। कुछ चोरी नहीं हुई थी, लेकिन घर अस्त व्यस्त था। टेबल पर एक कागज पड़ा था, छोड़ दो वरना आरव। सावित्री का खून सूख गया।
उसने आरव को कसकर गले लगाया। बेटे ने पूछा, मम्मी, ये कागज क्यों डरावना लग रहा है? कुछ नहीं बेटा, सावित्री ने हिम्मत दिखाई, लेकिन अंदर ही अंदर वो डर रही थी। राघव को जब ये पता चला, वो गुस्से में आ गया। सावित्री जी, ये लोग आपको डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं डरेंगे। फिर रहस्यमय फोन कॉल्स आने लगी। रात को अजीब आवाजें सुनाई देती थी। एक दिन आरव स्कूल से घर आते समय रास्ते में गिर गया। उसे लगी तो नहीं, लेकिन कुछ लोगों ने उसे धक्का दिया था। सावित्री की हिम्मत टूटने लगी। वो राघव से बोली, साहब, शायद हमें ये केस छोड़ देना चाहिए। मैं अपने बेटे को खतरे में नहीं डाल सकती। लेकिन राघव का जवाब अलग था। सावित्री जी, अगर आप डर गई तो ये लोग और भी लोगों को डराएंगे। आप सिर्फ राजेश जी के लिए नहीं, बल्कि सभी मजदूरों के लिए लड़ रही हैं। उसी रात राघव के दफ्तर में चोरी हुई। सारे डॉक्यूमेंट्स गायब हो गए। केस की सारी फाइलें चुरा ली गई। सावित्री को लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन राघव ने कहा, अभी हार मानने का वक्त नहीं है। हमारे पास एक और रास्ता है। कौन सा रास्ता? मीडिया। राघव ने शहर के एक छोटे न्यूज चैनल से संपर्क किया। वो चैनल गरीबों की आवाज उठाता था। जब रिपोर्टर ने सावित्री की कहानी सुनी, वो हैरान रह गया। ये तो बहुत ही दुखद कहानी है, हम इसे जरूर दिखाएंगे। अगली शाम न्यूज चैनल में सावित्री की कहानी आई। एक विधवा मां का संघर्ष, भ्रष्टाचार के खिलाफ अकेली लड़ाई। न्यूज देखकर सावित्री खुद हैरान रह गई। उसकी कहानी टीवी पर आ रही थी, लेकिन असली हैरानी तब हुई जब उसके फोन पर कॉल्स आने लगी। पहला कॉल आया प्रिया नाम की एक औरत का। बहन जी, मैंने आपकी कहानी देखी। मेरे पति की भी कंस्ट्रक्शन में मौत हुई है। क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? दूसरा कॉल आया रामू नाम के एक मजदूर का। मैडम जी, हमारे यहां भी वही हालत है। कंपनी वाले कोई सेफ्टी नहीं देते। तीसरा, चौथा, कॉल्स आते ही रहे। सावित्री को एहसास हुआ कि वो अकेली नहीं है। ऐसे हजारों परिवार हैं जो भ्रष्टाचार के शिकार हैं। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर सावित्री ट्रेंड करने लगा। लोग उसकी हिम्मत की तारीफ कर रहे थे। छात्रों ने उसकी सपोर्ट में कैंडल मार्च निकाला। इस सब को देखकर कंपनी और सरकारी अधिकारी परेशान हो गए। अब मामला सिर्फ एक गरीब औरत का नहीं रहा था, यह पब्लिक इश्यू बन गया था। एक दिन कंपनी के मालिक का फोन आया। मैडम, हम आपको 50 लाख रुपए देने को तैयार हैं। बस आप ये केस वापस ले लीजिए। सावित्री ने जवाब दिया, यह सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये न्याय की बात है। तब एक और ट्विस्ट आया। कंपनी के एक पुराने इंजीनियर ने राघव से संपर्क किया। वो रिटायर होने वाला था और उसके पास कंपनी के सभी सेफ्टी रिकॉर्ड्स थे। मैं 20 साल से ये देख रहा हूं। कंपनी सेफ्टी पर कभी पैसा नहीं खर्च करती। सभी डॉक्यूमेंट्स फेक हैं। इंजीनियर ने सारे प्रूफ दे दिए। अब राघव के पास मजबूत सबूत थे। कोर्ट में अगली सुनवाई में जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स पेश हुए, कंपनी के वकील का चेहरा उतर गया। जज ने कंपनी से सख्त सवाल पूछे। आप लोगों ने मजदूरों की सुरक्षा की जिम्मेदारी क्यों नहीं ली? कंपनी का वकील कुछ जवाब नहीं दे सका। फाइनल सुनवाई के दिन कोर्ट रूम भरा हुआ था। मीडिया, सामाजिक कार्यकर्ता और आम लोग सब वहां थे। जज साहब ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट का यह फैसला है कि कंपनी की पूरी लापरवाही साबित हुई है। कंपनी को सावित्री को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देना होगा। साथ ही कंपनी पर 50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जाता है। पूरा कोर्ट रूम तालियों से गूंज उठा। लेकिन सावित्री के लिए यह सिर्फ शुरुआत थी। उसने मुआवजे के पैसों से एक एनजीओ बनाया, राजेश सेवा संस्था। इस संस्था का काम था भ्रष्टाचार के शिकार परिवारों की मदद करना। महीनों बाद सावित्री ने शहर के बाहर एक छोटा स्कूल भी खोला। यह स्कूल था कंस्ट्रक्शन मजदूरों के बच्चों के लिए, जहां वो मुफ्त में पढ़ाई कर सकते थे।
स्कूल के उद्घाटन के दिन सावित्री ने आसमान की तरफ देखकर कहा, राजेश, ये सब तुम्हारे लिए है। अब कोई भी मजदूर का बच्चा अनपढ़ नहीं रहेगा। आरव अब बड़ा हो गया था। वो स्कूल में अव्वल आता था। एक दिन उसने मां से कहा, मम्मी, बड़े होकर मैं भी वकील बनूंगा, गरीब लोगों की मदद करूंगा। सावित्री की आंखें खुशी से भर आई। आज सावित्री एक प्रेरणा है। उसकी कहानी स्कूलों में पढ़ाई जाती है। सरकार ने उसे राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा है, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार यह है कि अब सैकड़ों परिवारों को न्याय मिल रहा है। कभी कभी रात को जब आरव सो जाता है, सावित्री अपनी डायरी में लिखती है, राजेश, आज भी एक परिवार को न्याय मिला। तुम्हारी कुर्बानी व्यर्थ नहीं गई। मैं तब तक लड़ती रहूंगी जब तक हर गरीब को इंसाफ न मिले। मोरल ऑफ द स्टोरी, ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और न्याय की लड़ाई में अकेला व्यक्ति भी पूरे सिस्टम को हिला सकता है। सावित्री जैसी एक गरीब औरत ने साबित कर दिया कि हिम्मत और सच्चाई के आगे कोई भी ताकत नहीं टिक सकती। आज भी हमारे समाज में भ्रष्टाचार है, अन्याय है, लेकिन अगर हम सब मिलकर सावित्री की तरह लड़े तो हम एक बेहतर समाज बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको सावित्री की ये संघर्ष की कहानी प्रेरणादायक लगी है तो कृपया लाइक करना और शेयर करना न भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी नई कहानियों की अपडेट मिलती रहे। कमेंट में बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी और आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में कैसे योगदान दे सकते हैं। याद रखिए, बदलाव आपसे ही शुरू होता है। आपका एक छोटा सा कदम किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। धन्यवाद और नमस्कार।